गुड मॉर्निंग साथियों, जय हिंद। आज तारीख है 25 जनवरी, दिन है गुरुवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर। ठीक है, हम लोग करंट क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपका बड़ी खबर निकल के आया है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं कि अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति का नया नाम रखा गया है। तो इस नाम को हम लोग को बिल्कुल भी जानना जरूरी है, ठीक है, उसको देख लेंगे। उसके अलावा क्या है, 9 दिवसीय भारत पर्व 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका आयोजन प्रारंभ हो गया है, 9 दिन तक चलना है और इंपोर्टेंट है। आईसीसी के मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? महिला और पुरुष दोनों को दिया गया है। तो पुरुष अपना भारतीय है, महिला अपना भारतीय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी 18 वर्ष से अधिक के हैं वो मतदाता हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी जानने वाले हैं अभी, ठीक है ना। किस राज्य सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना शुरू किया है? जानते हैं ना, जो भी गरीब परिवार लोग हैं उसको जो है मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, ठीक है ना। राज्य है शुरू किया है। सहज गीता नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है ना। गीता को जो है हिंदी भाषा में काव्यात्मक शैली पे लिखा गया है और इसका विमोचन कल आपका हो गया है। तो बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। किस देश का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 65 युद्धबंदी की मृत्यु हो गया है। टोटल 74 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, जिसमें से 65 आपका युद्धबंदी था। ये बहुत इंपोर्टेंट खबर है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एक होता है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती पर मनाते हैं और वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर कहिएगा। ये हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना आंसर बनाइए, देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। रामलला से ही प्रारंभ करेंगे, ठीक है। सुबह का समय है, सुबह के समय में भगवान के नाम से ही दिन शुरू किया करने से दिन अच्छा जाता है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति का नाम क्या रखा गया है। तो अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की बात हो रहा है, तो आप लोग सब कुछ परिचित होंगे और परिचित होना भी चाहिए, ठीक है ना। 22 जनवरी को क्या हुआ था? प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में रामलला का, ठीक है। 22 जनवरी 2024 को इसका जो है समारोह के मुख्य अतिथि मतलब किसके इसमें किया गया था? तो क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम का जो प्रतिमा है, जिसको अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? क्या कहिएगा? अरुण योगीराज। इन सब नामों को बहुत बार बता चुके हैं, फिर हम एक बार बोल देते हैं। अरुण योगीराज के द्वारा, कर्नाटक के थे, ठीक है। 3 अरब पुराना साल जो चट्टान है उसी से बनाया गया है। क्या कहिएगा? 3 अरब, एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा। 3 अरब साल पुराना चट्टान है। वो चट्टान ऐसा चट्टान है, इस चट्टान में कहा जाता है कि अगर कोई आप जल अभिषेक या दूध अभिषेक करते हैं, अगर पी लीजिएगा तो आपको किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। यानी जैसे का वैसे ये हजारों साल रह सकता है। ये ऐसा चट्टान है, ठीक है। इसी चट्टान को तराश करके ये आपका 51 इंच का 3 मूर्ति बनाया गया था। कितना कहिएगा? 51 इंच का 3 मूर्ति बनाया गया था। और इस प्रतिमा का अभी आपका नामांकन भी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग को जानना बिल्कुल भी जरूरी है। इस चीज से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उस प्रतिमा का नाम रखा गया है, भगवान श्री राम का रखा गया है बालक राम, ठीक है ना। जो प्रतिमा अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है 51 इंच का, जिसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसका नाम बालक राम रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि भगवान श्री राम के 5 वर्ष के बाल्य अवस्था को दर्शाया गया है। क्या कहिएगा? 5 वर्ष के बाल्य अवस्था को दर्शाया गया है, जिसके कारण जो कमल आसन पे जो विराजमान है रामलला 51 इंच के है और 5 वर्ष का क्या कहते हैं, 5 वर्ष के जो है बाल्य अवस्था को दर्शाया गया है। इसी वजह से उसका नाम क्या रखे हैं? बालक राम रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हुआ क्या है ना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े एक पुजारी थे अरुण दीक्षित जी। अरुण दीक्षित ने बताया कि भगवान राम की मूर्ति जिसका अभिषेक 12 जनवरी को किया गया था, उसका नाम बालक राम रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चलिए थोड़ा सा अयोध्या। तो अयोध्या जो है पहले, अच्छा, अयोध्या का नाम, पुराना नाम क्या था? ये लोग ये जानते कि नहीं है, क्योंकि अयोध्या का कई बार नाम हम लोग जो है सुनते चलते हैं। तो अभी अयोध्या का नाम जो चेंज हुआ है, अयोध्या फैजाबाद था, ठीक है। फैजाबाद से क्या हो गया है? अयोध्या हो गया। कब हुआ था भाई? 2018 में ये काम हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है प्राचीन काल में इस नगरी को क्या कहते थे? कमेंट में लिख करके बताइए, ठीक है। नहीं तो फिर अभी हम फिर बाद में बता देंगे आपको, ठीक है ना। और यहाँ से संबंधित थोड़ा सा चीजों को और जान लीजिए, ठीक है ना। क्या जानिएगा? 9 नवंबर 2019 को विवादित स्थल भगवान श्री राम को दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद 2020 से यहाँ पे आपका कार्य भूमि पूजन हुआ था। और ये जो मंदिर बनाया है, ये मंदिर को नागर शैली से बनाया गया है, ठीक है। नागर शैली उत्तर भारत के
मंदिर बनाने का जो स्थापत्य शैली मतलब कला है, जो शैली है, इस शैली को नागर शैली कहते हैं, जो गुप्त काल के बाद मतलब गुप्त काल के ही समय से, ठीक है, आपका प्रचलन में आया था। नागर मतलब होता है नगर से नागर आया है। तो ये मंदिर आपका बनाया गया है, जिसमें से आपका 3 मंजिला मंदिर है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, 20-20 फीट का तीनों मंजिला है, ठीक है ना। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, मंडप होता है, गर्भगृह होता है। तो इन सारी चीजों को एक वीडियो में हम बता दिए हैं, अभी उतना आपको हम बताने जाएंगे नहीं। इस मंदिर का निर्माण जो कंपनी के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो क्या कहिएगा, L&T, ठीक है, लर्सन एंड टुब्रो। ये तो बहुत बार पूछता है, L&T के द्वारा इसका जो है आपका निर्माण किया गया है, ठीक है ना। टोटल कितना, तो 1800 करोड़ का खर्चा आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा मोड़ा चीजों को जान जाइएगा। अब भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में तो आपको बता ही दी है, अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, बालक राम। यहाँ से जो भी पुरानी बातें हैं, हम सारा चीज को आपको बिल्कुल भी बता दिए, ठीक है, कि 57,400 स्क्वायर फीट में आपका जो है मंदिर बनाया गया है। ये सारा चीज हम बता दिए, पहले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, जिस दिन जो है बताए थे कि ये जो है आपका सोमपुरा परिवार के द्वारा बनाया गया था, उसी के आर्किटेक्चर है। तो सब सारा चीज हम उस दिन आप लोग को बता दिए, जाके देख लीजिएगा, तो फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब ये 9 दिवसीय भारत पर्व 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो 9 दिवसीय भारत पर्व का जो है आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, और ये 2016 से मनाया जाता है। कब से करिएगा, 2016 से। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका घोषणा किया गया था, और 2016 से हम लोग मनाते हैं। और ये 23 जनवरी से चल के, क्या कहिएगा, 23 जनवरी से चल करके 23 जनवरी से लेके कब तक चलेगा, तो क्या कहिएगा, 31 जनवरी तक चलता है, ठीक है। 23 जनवरी क्यों शुरू होगा भाई, तो 23 जनवरी को हम लोग के जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, पराक्रम दिवस भी उस दिन मनाते हैं, ठीक है। तो पराक्रम दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, और ये लाल किला में होता है। क्यों लाल किला में होता है, जानते हैं। INA आजाद हिंद फौज के कुछ सेना थे, जहां पे आपका ट्रायल चला था। कब चला था, तो क्या कहिएगा, 5 नवंबर 1945 को। कौन कौन थे, गुरबख्श सिंह ढुल्लो, प्रेम सिंह सागल, शाहनवाज खान, इन तीनों पे यहाँ पे ट्रायल चला था, ठीक है। इसी को लेकर के लाल किला में आप देखिएगा, वहां पे सुभाष चंद्र बोस के लिए एक आपका संग्रहालय भी बनाया गया है, और इस संग्रहालय का उद्घाटन 2019 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो यहीं पे इस भारत पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हर तरह के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। और इस बार भी आपका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं। कौन किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को बिल्कुल भी जानते चलना है। तो कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली के लाल किला में। तो लाल किला का इतिहास बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है ना। तो गुरबख्श सिंह ढुल्लो हो गया, शाहनवाज हो गया, प्रेम सिंह सागल हो गया, इन लोग का जो बचाव दल का जो वकील जो किए थे, जो कांग्रेस का जो वकील कमेटी था, इसके भी बारे में हम आपको बताएं। तो याद रखिएगा, भोलू भाई देसाई थे, उसमें से आपका 3-4 वकील थे, उसका नाम रखिएगा। कटजू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद भोलू भाई देसाई थे, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू थे। तो ये लोग वकील थे, और ये लोग का बचाव किए थे। फाइनली जो है फिर आपका ये यहाँ पे सारा चीज हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग को जानते चलना है। तो भारत पर्व 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पराक्रम दिवस के अवसर पर लाल किला से उद्घाटन किया गया है। ये दिवस 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 2016 से ये प्रारंभ किया गया था। तो 3 चीज याद रखिएगा, यहाँ पे संग्रहालय हुआ था कब, 2019 में। शुरू कब किया गया था, 2016 में। कहाँ मनाते हैं, तो क्या कहिएगा, आपका लाल किला में मनाते हैं। लाल किला का इतिहास आपको बता ही दिए हम, ठीक है। लाल किला हम लोग का एक ऐतिहासिक जगह रहा है, तो इस सब चीज को हम लोग को जानते चलना है। अब आगे चलते हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, ठीक है। तो ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी आपका दिया गया है, ठीक है। और ये लगातार दूसरी बार ये है सूरज कुमार यादव जी, ठीक है ना। 17 मैच में मतलब अच्छा खासा रन मारे हैं, ठीक है ना। ये दूसरी बार, ये रेगुलर दूसरी बार है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे, सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। कल के वीडियो में हम आप लोग को बताए थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI का, ठीक है। BCCI का आपका, हाँ, BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बताए थे। उसके बाद आपका क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी पॉली उमरगिल पुरस्कार बताए थे, कल आपको बताए थे, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा सा आपको हम क्या कर देते हैं, आयोजित कर देते हैं, क्योंकि 2019 के बाद BCCI का ये आयोजन इस बार किया गया है, ठीक है, यानी 4 साल बाद। तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो समझिए ना, ICC का मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको, T20 का बता रहे, वनडे का नहीं है, ठीक है। तो कौन है, सूरज कुमार यादव है। चलिए थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको सुनते सुनाते चलिएगा तो याद भी हो जाएगा और आपको आसानी भी होगा, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार दूसरी साल ये पुरस्कार क्या किए हैं भैया, जीते हैं, ठीक है। उन्हें 17 T20 में 733 रन
बनाए हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी जीते थे, इस बार भी जीते। चलिए अब आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये वेस्ट इंडीज की है और ये कौन है, हेल मैथ्यूज है, ठीक है ना। तो हेले मैथ्यूज को याद रखेगा। हेले मैथ्यूज है जो महिला है, महिला अगर वुमेन्स में कहेगा कि वुमेन्स टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है, तो वेस्ट इंडीज के हैं हेले मैथ्यूज है, ठीक है ना। उसके बाद पुरुष में अपना सूर्य कुमार यादव। अब आइए बीसीसीआई का थोड़ा आपको रिवीजन हम करा देता है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं है क्योंकि 2019 में दिया गया था, थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक साथ बहुत सारे। तो बीसीसीआई अवार्ड 2024 से में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन कौन हो जाएंगे, तो फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री, ठीक है ना। रवि शास्त्री हम लोग के कोच रहे, ऑलराउंडर रहे, और फारूक इंजीनियर है, ये भी अच्छा खासा मैच खेले। तो ये आपका क्या कहिएगा, सीके नायडू लाइफ टाइम में दिया जाता है, ये हो गया। अब बीसीसीआई अवार्ड का 2024 पॉली उमरगर अवार्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी कहते हैं और उसी को कहते हैं पॉली उमरगर अवार्ड, ठीक है ना। तो ये दिया गया है आपका 2019 से लेके 2023 तक। तो हम लोग ज्यादा 2023 पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा नाम तो सुन लेते हैं, कल भी आपको हम बताए हैं, ठीक है। तो 2022-23 के लिए कौन हो जाएंगे, शुभमन गिल को दिया गया है, ठीक है ना, पंजाब के हैं। 21-22 के लिए कौन, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, और 20 से 21 के लिए रविचंद्र अश्विन को, और 19 से 20 के लिए कौन, मोहम्मद शमी को, ठीक है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, शुभमन गिल वाला 2022-23 के लिए दिया गया है, ठीक है। और 19 में कहिएगा तो मोहम्मद शमी है, और 20 के लिए कहिएगा तो आपका कौन हो जाएंगे वो ये तो हो गया ना रवि, हाँ ठीक है, अश्विन या रविचंद्र अश्विन हो जाएंगे 20 के लिए। उसके बाद आपका 22 के लिए कौन हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो आपका 23 के लिए चुना गया दीप्ति शर्मा को, ठीक है ना। इसको कौन हो जाएगा, दीप्ति शर्मा हो जाएंगे। और इसको 19-20 के लिए भी चुना गया था, यानी 23 में और 20 में ये दोनों के लिए दीप्ति शर्मा है, और 21 और 22 के लिए ये आपका स्मृति मंदाना है, ठीक है। तो स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा। तो महिला में क्या कहिएगा, दीप्ति शर्मा, महिला में आपका दीप्ति शर्मा है 2023 के लिए, और पुरुष में कौन है, तो शुभमन गिल है। पॉली उमरगर और कर्नल सीके नायडू अवार्ड, इसको थोड़ा सा देखते चलिएगा, इस बार दिया गया है और 2019 के बाद दिया गया, तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। और महिला कहिएगा तो क्या कहिएगा, हेले मैथ्यूज को दिया गया टी20 आईसीसी का, ठीक है। तो बीसीसीआई के बारे में कल भी बताते, बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो कौन है, रोजर बिन्नी है, ठीक है। चलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग जितने भी लोग हैं, भारतीय जो भी नागरिक है वो क्या है, मतदाता है, जिसका उम्र कितना साल से हो, 18 वर्ष से अधिक हो। चलिए 18 वर्ष से आया तो बता देता है। तो एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से जो मतदाता की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। क्या कहिएगा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1989 में हुआ था आपका 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदाता की आयु की क्या कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटा करके आपका कितना, 18 वर्ष कर दिया गया था। जब इतना कर दिया गया था ना, तो बहुत ज्यादा मतदाता बढ़ गया था। अब मतदाता जैसे ही बढ़ा तो आपका जो चुनाव आयोग है हम लोग का, पहले एक सदस्य हुआ करता था, ठीक है। फिर आपका 1989 में ही इसको क्या कर दिया, बहुत सदस्यीय कर दिया था। याद रखिएगा क्यों कर दिया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष का घटा के मतदाता का आयु कर दिया, तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो भैया चुनाव आयोग है जो है उसको एक सदस्य से बढ़ा करके कितना कर दिया, बहुत सदस्यीय कर दिया। कब किया था, 1989 में। फिर ये 89 से लेकर 1990 तक ही चला, ठीक है, 1990। फिर इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1991 में एक आपका अधिनियम आया था, मतलब एक आपका बिल आया था इसी से संबंधित, और 1993 से फिर से आपका बहुत सदस्यीय है। चुनाव आयोग कहेगा कि कैसा है, तो क्या कहिएगा, बहुत सदस्यीय। कितने लोग हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, तो राजीव कुमार है, ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्त में आपका कौन है, अरुण गोयल है, ठीक है, और एक वो है, ठीक है ना। तो यही है, राजीव कुमार को याद रखिएगा, 1993 से बहुत सदस्यीय। तो यही है, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। निष्पक्ष स्वच्छ चुनाव करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी, क्या कहिएगा, 25 जनवरी 1950 को। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, समझ गए। तो इसी 25 जनवरी के दिन को चिन्हित करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, चुनाव, क्या बोलते हैं, चुनाव मतलब ये क्या बोलते हैं, मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। तो समझ गए कि 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं। अब देखिए, मतदाता दिवस का कहने का मतलब क्या है ना, इसमें जागरूकता किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा, इतना सारा चीज बताया तो और थोड़ा बता देते हैं। अभी आपका एक बिल आया था, करंट इशू है तो बिल्कुल भी जानना है, ठीक है। तो बिल आया था, तो इसी में है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य चुनाव आयुक्त है, इसी का नियुक्ति से संबंधित। पहले इसका नियुक्ति कैसे होता था ना, राष्ट्रपति के सिफारिश पर नियुक्ति हो जाता था। राष्ट्रपति अपना सुझाव दिए कि हाँ चलिए भाई राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिए, ठीक है। अभी क्या है ना कि आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा से आपका बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर भी कर दी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका जो चुनाव आयुक्त में जो है आपका जो एक परवर समिति है, ठीक है, जो आपका नियुक्ति समिति होगा, परवर समिति में इसके कौन हो जाएंगे,
प्रधानमंत्री हैं, क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री हैं, और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाएंगे, और विपक्षी दल का नेता होगा, ठीक है, विपक्ष जो बड़े विपक्षी दल होगा उसका जो मुख्य नेता होगा वही होगा। ये 3 व्यक्ति में आपका जो है इसका नियुक्ति समिति में होगा। तो इसका नियुक्ति समझ गए, चुनाव आयोग का नियुक्ति में कौन कौन करेंगे, नियुक्ति समिति में कौन हो जाएगा, जिसका प्रवर समिति नाम है। तो प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, और एक आपके विपक्षी दल का जो सबसे बड़ा नेता होगा उसी के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। एक यहाँ पे आपका खोज समिति भी आता है, ठीक है, खोज समिति। तो खोज समिति के द्वारा सुझाए गए व्यक्ति का ही नियुक्ति किया जाएगा इस समिति के द्वारा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसका चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या 65 साल, ठीक है। इनमें से जो भी पहले होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेवा समाप्त माना जाएगा। तो चुनाव आयोग से संबंधित ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है, क्या कहिएगा, संवैधानिक बॉडी है। भाग 15 में आता है, क्या कहिएगा, भाग 15 में आर्टिकल 324 से शुरू होता है और 329 तक चलता है आपका ये चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग कैसा है बॉडी कहिएगा, संवैधानिक बॉडी है, ठीक है ना, 324 में, ठीक है ना, 324 से लेकर 329 तक, भाग 15 बहुत बार पूछ लेता है, तो बिल्कुल भी ध्यान देते चलिएगा, आपके लिए ये सारा चीज जरूरी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस समझ गए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ से आपको हम सब कुछ बता दिए हैं। चलते हैं आगे। आगे क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना शुरू किया गया है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में देखिए जो भी अभी योजना, अगर बहुत नया नया योजना का नाम सुन रहे हैं तो समझ जाइएगा कि जो नया स्टेट में इलेक्शन हुआ है वहीं का बात हो रहा है। तो अभी इलेक्शन कहाँ पे हुआ, अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में। तो ये तेलंगाना सरकार अपना मैनिफेस्टो में बोला था कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक घर में जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग हैं, बीपीएल है, जो गरीब है, उसको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 200 यूनिट समझता है, बहुत ज्यादा होता है, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इसी जो 200 यूनिट जो फ्री बिजली देने का जो बात है, इस योजना का नाम गृह ज्योति योजना रखा गया है, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, तो क्या कहिएगा, तेलंगाना कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में यहाँ पे सीट कितना 119 है, और इसको आया था कितना भाई, 64 सीट लेके आए थे ये, ठीक है ना, कांग्रेस वाले, ठीक है ना, कांग्रेस वाले यहाँ पे लेके आए थे। ये राज बना था आपका 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना था। किससे अलग हुआ था, तो क्या कहिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, है कि नहीं है, हैदराबाद यही इसी का तेलंगाना में है ना। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तामिलसाई सुंदरराजन है। मुख्यमंत्री तो आपको रेवंत रेड्डी बता ही दिए हैं, पहले केसीआर का यहाँ पे शासन हुआ करता था, यानी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है कि नहीं है। तो ये सारा इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। कितना यूनिट, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका फरवरी से ये स्टार्ट है, अभी सारा फॉर्म भरना है, फरवरी से आपका ये आपका सेवा दिया जाएगा। जो भी गरीब लोग हैं आप 200 यूनिट तक जलाइए, आपको कोई पैसा नहीं। बिहार में भी ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, क्या, ज्योति योजना के अंतर्गत 200 यूनिट मुफ्त बिजली नागरिक को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो तेलंगाना हो जाएगा आपका ये। चलते हैं आगे, बिल्कुल भी चीजों को समझते चलिए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सहज गीता नामक पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। तो गीता से तो आप लोग बड़ी भांति परिचित होंगे कि गीता को किसके द्वारा लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले इसको वेद व्यास के द्वारा ही रचित माना जाता है। तो अभी जो है ना, एक आईआईटी कानपुर और आईआईटी आपके जो है पूर्व आपका बेंगलोर में पढ़े हैं, ठीक है ना, उसी के द्वारा ये लिखा गया है। और ये काव्यात्मक शैली में, बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, बहुत आसान भाषा में काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, और हिंदी में लिखा गया है। और कल विमोचन, ये हरिवंश हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, और ये विदेश राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी। इन लोगों की तरह विमोचन किया गया है। अब इतना समझ रहे हैं, ये क्या है, हम लोग के उपसभापति हैं राज्यसभा के, हरिवंश नाम है। ये हैं मीनाक्षी लेखी है, ये भी अच्छी अच्छी किताब लिखती हैं। तो इन लोगों के द्वारा ये आपका जो है सहज गीता नाम से इसका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी बेंगलोर के पूर्व छात्र अविनाश कुमार सहज गीता का क्या किया है, रचना किया है। संपूर्ण भगवत गीता को क्या किए हैं भाई, सरल हिंदी काव्यात्मक शैली में लिख करके उतार दिए हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये कौन हो जाएंगे, अविनाश कुमार जी हैं, जो सहज गीता नामक पुस्तक का क्या किए भैया, लिखे हैं। और इसका विमोचन अगर पूछेगा तो ये दोनों आदमी का याद रखिएगा, ये हरिवंश जी हैं, राज्यसभा के उपसभापति है। ये मीनाक्षी लेखी हैं, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, बहुत अच्छी अच्छी ये भी बुक लिखती हैं, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझते चलना है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, किस देश का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 65 युद्धबंदी का क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। तो कल ही का न्यूज है आपका, हुआ क्या है ना, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा है। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। कब से शुरू है भैया, तो भाई 2 साल से ज्यादा हो गया, मतलब 2 साल होने जा रहा है। 24 फरवरी 2022 में ये आपका शुरू हुआ था, क्या कहिएगा, 24 फरवरी 2022 में। आज क्या चल रहा है, 2024।
आने वाला है फरवरी, ठीक है। अब इतना दिन तक युद्ध खिंचा रहा है, समझ जाइए अब क्या होने वाला है। तो कल क्या है ना कि इन लोग के बीच, रसिया के बीच और यूक्रेन के बीच, इन लोग का जो युद्ध, जो भी सैनिक जो है युद्ध बंदी हो गए थे, तो उसका मतलब नहीं होता है, अदला बदली करने के लिए एक विमान से आपका ये कुछ लेके जा रहा था, ठीक है। लगभग उसमें 74 लोगों का मृत्यु हुआ है, 74 लोगों का मृत्यु हुआ है, जिसमें से आपका 64-65 आदमी जो है आपका युद्ध बंदी थे, जो यूक्रेन के थे, और लेके जा रहा था रसिया से कहां पे, यूक्रेन। और यूक्रेन जैसे ही लेके जा रहा था तो यहाँ पे आपका एक जगह है क्या कहिएगा, बेलगोरोड, ठीक है। और बेलगोरोड में जाके ये आपका हवाई जहाज में क्या होता है ना, ये आपका ये विमान वाहक, मतलब सैन्य विमान वाहक हवाई अड्डा था, उसी में क्रैश हो जाता है और पूरा एक भी व्यक्ति नहीं बचा है, पूरे के पूरे लोग यहाँ पे खत्म। अभी समझ जाइए, ये रूस और यूक्रेन के बीच सीमा है, जानते हैं ना, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये सब, क्रीमिया, ये सब का तो बिल्कुल भी, क्योंकि यही सब को तो लेके लड़ाई है। रशिया का था कि सब क्षेत्र हमको दे दो, क्योंकि रशिया के लोग, बहुत लोग जेल सब में रहते हैं, ठीक है। तो क्रीमिया तो जान ही रहे, रूस के अंदर में आ गया है। ये डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये सब भी जो है अब आने ही वाला है। कह रहा है कि पुतिन जी कह रहा है कि दे दो, अभी क्या करोगे तुम लोग, ऐसे भी 2 साल तक हो गया, यहाँ पे पूरा हालत गड़बड़ है, ठीक है। अब नाटो का एक सैन्य अभ्यास को बता रहे थे, ठीक है, कि यहीं पे होने वाला है। अभी लोग को, सारे यूरोप वाले को डर लगा हुआ है कि अब क्या होने वाला है, ठीक है ना। अभी देखिए, कल बोला है कि तुर्की जो है ना, स्वीडन एक देश है, ठीक है, स्वीडन के बारे में आपको बताए थे, छोटा सा देश है बाल्टिक सागर के पास, ठीक है ना। तो स्वीडन को जो है हरी झंडी मिल गया, वो भी आपका नाटो में अब जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक आपको बताते थे, लेनिनग्राड एक छोटा सा जगह है, वहीं पे रूस का कब्जा पड़ा, रूस उधर जाता है, उधर से उसको अल्टीमेटम मिला हुआ है, सोचा कि साला सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भी उधर से अब क्या कर रहा है, नाटो में तुर्की हरी झंडा दे दिया है। शायद 32वां सदस्य, अगर आपको कोई पूछे नाटो का 32वां सदस्य कौन होगा, तो उस दिन भी बताए थे, जो दिन आपको सैन्य अभ्यास बता रहे थे कि नाटो कैसे आया था, अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। आने का उद्देश्य क्या है, तो नाटो का, मेरा हेडलाइन होगा नाटो का जो है महायुद्ध, ठीक है। उसको देखिएगा, पूरा नाटो का सारा चीज, यूएसएसआर, यूरोप, ठीक है, पूंजीवादी, साम्यवादी, सारा चीज क्यों हुआ, कितने लोग है, कब आया, सारा चीज हम डिफाइन किए, तो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा महायुद्ध होने जा रहा है, शीत युद्ध के बाद इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो बिल्कुल देख लेना है। तो इसी जगह में आपका जो है क्या हो गया भैया, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब हो गया है तो सारे लोग का मृत्यु हो गया। यहाँ पे बार बार घटना होता है। अभी आपको एक वैगनर समूह के बारे में बताया कि वैगनर समूह थे कहाँ के भाई, तो यहीं के थे, आपका रशिया के थे, ठीक है। तो उसी के थे, एक प्रोगोजिन नाम था उसका, हेड था, ठीक है। उसका भी आपका वायु मतलब दुर्घटना में ही मारा गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, 8 व्यक्ति जा रहा था, मर गया था। और आपका बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, ये बात जान लीजिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आपको पूछा था कि वैगनर समूह के हेड कौन है, ठीक है, तो प्रोगोजिन। तो इस तरह का विमान में युद्धबंदी का मारा जाना, और खास के रशिया के साथ आदान प्रदान होना जा रहा था, क्योंकि जो भी युद्धबंदी था रूस से यूक्रेन जा रहा था, आदान प्रदान होना था, और वहीं पे पूरा विमान में चालक दल के साथ टोटल 74 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी समझते चलना है ना। तो इसका लड़ाई तो याद रखिएगा, ठीक है। तो वहां का यूक्रेन का राजधानी कीव है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की है, यहाँ के पुतिन जी हैं। पुतिन जी को तो हम लोग भली भांति जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या हो गया है, ठीक है ना। तो क्या कहिएगा, दुर्घटनाग्रस्त में 65 युद्धबंदी थे, कहाँ के थे, तो यूक्रेन के थे। अगर आपको पूछ ले कहाँ के युद्धबंदी को, जो विमान को लेके जा रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो यूक्रेन के युद्धबंदी था, रशिया के पास था। और आपका कहाँ पे, कौन सा जगह में जा रहा था, तो ये जगह को याद रखिएगा, बेलग्राद, ठीक है। ये क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच सीमा है, जो आपको हम बताएं। तो उसी सीमा के पास ये घटना आपका घट गया है। तो कौन सा हो जाएगा, किस देश का विमान, और उस विमान का नाम क्या है, तो इल्यूशन 76, ठीक है ना। तो विमान का नाम आप क्या कहिएगा, ये सबसे पहले ये कहिएगा, आपका सैन्य परिवहन विमान था, और उसका नाम था 76, इल्यूशन 76 नाम था। इसी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टोटल इतने लोग मारे गए। ये बहुत दुखद घटना है, ठीक है। देखिए, अभी फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध कल कुछ दिन पहले जो है ना, बता रहा था, इजराइल में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, ठीक है। उसका भी अब तक का, जब से जो आपका 7 अक्टूबर से घटना घटा है, अब उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल का टोटल 25 सैनिक कल मारा गया है, समझे। बहुत ज्यादा वहां पे भी आंतरिक दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो रहा है, देखिए लोग जगह जगह मारे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 65 युद्धबंदी का मृत्यु हो गया है, तो ये समझ गए हैं। तो क्या है, रूस का एक इल्यूशन 76 सैन्य विमान यूक्रेन की सीमा पर पश्चिमी बेलग्राद में क्या हो गया, दुर्घटना हो गया है, और विमान कैदियों को अदला बदली के लिए बेलग्राद जा रहा था, जिसके चक्कर में ये सारा, देखिए ये सब प्लान के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे प्रोगोजिन मरा था तो कैसा बोला कि आकस्मिक घटना है, तो जबकि अभी क्लियर हो गया है, आपका न्यूयॉर्क टाइम में ये बात छपा था कि इसको मरवाया गया था प्लान के साथ, ठीक है। क्योंकि वो जो आपका जिस वैगनर समूह का, जो वैगनर ग्रुप का जो वो लीड कर रहा था, ठीक है, वो पावरफुल हो रहा था, और प्रोगोजिन वो अपने आप में विद्रोह में उतर गया था। तो उसको, तो ये सारा चीज क्या है ना, प्री प्लान के साथ होता है। हम लोग, ये लोग बहुत हाई लेवल का चीज है, हम लोग से परे है कि नहीं है, हम लोग पढ़ के ही क्या कर सकते हैं, चीजों को सुन सकते हैं या चीजों को समझ सकते हैं। बाकी बजाय ये लोग सब जो है हम लोग के
हम लोग से बहुत दूर का बात है क्या ना, इंटरनेशनल लेवल का चीज है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात आ रहे हैं तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? बालिका दिवस। बालिका दिवस क्या पढ़े थे? राष्ट्र एक बोतल अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस था। अंतरराष्ट्रीय 11 अक्टूबर पढ़े थे और राष्ट्रीय क्या पढ़े थे? 24 जनवरी पढ़े थे। तो इसी 24 जनवरी के दिन ही आपका क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये 2019 से मनाते हैं। 2018 में यूएनओ के द्वारा घोषणा किया था, 2018 में यूएनओ के द्वारा घोषणा किया गया है, ठीक है। और 2019 से हम लोग मनाते हैं। चलिए, यूएनओ का बात आया तो एक चीज बता देते हैं। यूएनओ के जो है ना, संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए महासभा के अध्यक्ष अभी डेनिस फ्रांसिस आए हुए हैं। हम बताए हैं इससे पहले वाले भी वीडियो में आपको, ठीक है। उस दिन जिस दिन आए थे उस दिन की ये 5 दिवसीय यात्रा में है। महाराष्ट्र राज्य का क्या मुख्य अतिथि बनने वाले हैं, ये बताए थे। जो गणतंत्र दिवस होगा, राज्य के मुख्य अतिथि अगर कोई पूछेगा कि डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किस राज्य के होंगे, तो महाराष्ट्र को कहिएगा, ठीक है। और हम लोग परमानेंट मेंबर को लेकर के अभी बातचीत हो रहा है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो आ रहे हैं वो कौन है? तो आए हैं तो वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। कहां का है? त्रिनिदाद टोबैगो का है, ठीक है। ये आपका लेसर एंटिलीज में पड़ता है। अटलांटिक महासागर में जो छोटी छोटी देश है, अभी वेस्ट इंडीज के बारे में बताया ना, तो ये ग्रेटर एंटिलीज में जो भी देश है वो लोग वेस्ट इंडीज है। जो लेसर एंटिलीज में है वहीं पे है आपका क्या? तो यही त्रिनिदाद टोबैगो, वहीं के है डेनिस फ्रांसिस। 78वें सत्र के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। इंडिया आए हैं तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के द्वारा घोषणा किया गया था 2018 में, और 19 से हम लोग अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और इस बार का थीम रखा गया है लर्निंग फॉर सस्टेनेबल पीस। और ये कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। अब देखिए, एक आता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो हम लोग कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को मनाते हैं ना हम लोग। 11 नवंबर को क्यों मनाते हैं? तो अब्दुल कलाम आजाद हम लोग के पहले शिक्षा मंत्री थे, उसी के जन्म दिवस के हम लोग 11 नवंबर में, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये अंतरराष्ट्रीय। तो दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। और कंफ्यूजन वाले चीज ही एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप गलत करके आइएगा और जो क्वेश्चन बनाता है उसको खुशी मिलता है, अंदर से फीलिंग आता है, ठीक है। तो उसका फीलिंग का आनंद नहीं लेना है, तो अपना तैयारी ऐसा कीजिए कि उसको सारे चीज को कट टू कट रखना है, ठीक है। तो लर्निंग फॉर सस्टेनेबल पीस यानी अस्थायी शांति के लिए सीखना जरूरी है, इस बार का थीम है। ये क्या कहिएगा? थीम है, ठीक है, थीम है, ठीक है ना। इस बार का थीम लर्निंग फॉर सस्टेनेबल पीस यानी अस्थायी के लिए शांति। पहली बार अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2019 में यानी 18 में घोषणा किया गया था और 19 में बनाया गया है, ठीक है ना। तो 2-3 चीज आपको बोले, देख नाटो का महायुद्ध देख लीजिएगा, ठीक है। स्टीट फास्ट जो बताए थे बिल्कुल भी देख लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि आप लोग का बहुत 90,000 सैनिक उसमें भाग लेने वाला, हम पूरा उसके बारे में बिल्कुल भी बता दिए आपको। 1988 में कोई महायुद्ध हुआ था उसका, वो भी बताए हैं, ठीक है। पूरा आपका बेलारूस से यानी पोलैंड से सटा हुआ जितना भी उसका जो भी सदस्य देश है इधर, ठीक है, आपका फिनलैंड हो, एस्टोनिया हो, लटविया हो, लथवान, सारे चीज को लेकर के बहुत बड़ा महायुद्ध करने जा रहा है। स्वीडन को भी, क्योंकि स्वीडन डरा हुआ है ना, उसको बोला कि अभी तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अभी देखिए क्या होता है। चलिए ना, तो 24 जनवरी हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। और कोई है क्या? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, जितना बताते हैं इन सब चीजों को समझते चलिए।